Hello students and welcome to Virtual Learning Network. Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 3 for Management Control Systems and here we will study Designing Management Control Systems. The topics covered are Attributes of MCS, Centralization versus Decentralization, Cybernetic Paradigm or the Feedback Factor, Meaning and implications of MCS, design considerations in designing MCS, MIS and total knowledge management and behavioral aspects. Now, first is the attributes of MCS. Control systems can be broadly classified in the following two categories. First is reactive control system and second is proactive control system. In reactive control system, the corrective action is initiated after the happening of the event or a control failure. Reactive control systems में हम corrective actions बाद में लेते हैं जब या तो failure हो जाता है या फिर कुछ mishappening हो जाती है, उसके बाद हम उसे correct करते हैं. And proactive control systems में the signals from the environment are anticipated and control system is built to incorporate the impact of such signals for taking the corrective action. प्रोएक्टिव में हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेके रखते हैं ताकि कोई कंट्रोल फेलियर ना हो. द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड्स इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ एमसीएस. एंड सेकंड इज स्ट्रैटेजी, कंट्रोल सिस्टम लिंकेज थ्रू इंटरैक्टिव कंट्रोल. एंड थर्ड इज फेलियर एंटिसिपेशन एंड कंटिंजेंसी प्लान. नाउ सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन. Decentralization ensures freedom and autonomy in decision making with accountability and responsibility as the prerequisite. Decentralization में freedom होती है और autonomy होती है decision making में और साथ में responsibility भी होती है. Because of democratization of information, centralization is giving way to decentralization in decision making and control. क्योंकि information में डेमोक्रेटाइजेशन हो गई है इसलिए सेंट्रलाइजेशन की जगह अब डिसेंट्रलाइजेशन हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में. साइबरनेटिक पैराडिगम और द फीडबैक फैक्टर. साइबरनेटिक्स जो है वो कम्युनिकेशन और कंट्रोल के लिए साइंस है, यानी कि हम कैसे कम्युनिकेशन और कंट्रोल मैनेज करेंगे उसके लिए साइबरनेटिक्स यूज करते हैं. इट इज़ द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल. द फंडामेंटल आइडिया इन साइबरनेटिक्स इज द concept of the negative feedback and its role in purposive and adaptive behavior of systems. Cybernetics का जो fundamental idea है वो है negative feedback के concept को study करना और उसके role को हमें measure करना. Its role in purposive and adaptive behavior of systems कि systems कैसे behave कर रहे हैं और कैसे नए environment से adapt कर रहे हैं. Cybernetic paradigm applies in various organizational context like in designing the management control systems and the information systems. Cybernetic paradigm को हम अप्लाई करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में, जैसे कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने में या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिज़ाइन करने में. In using cybernetic paradigm for designing control systems, the following aspects should be considered. Cybernetic paradigm जब हम यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने में तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि टारगेट सेटिंग कि हम किसको टारगेट लेके चल रहे हैं, अचीवमेंट और परफॉर्मेंस मेजरमेंट कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी उसे मेजर करना, आइडेंटिफाइंग डिविएशंस कि हमारे क्या क्या फ्लॉज आ सकते हैं बीच में, वो सारी चीज़ें पहले से ही रिस्क वगैरह आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज और रीजंस फॉर वेरिएशंस कि वेरिएशंस क्यों हुई हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें देखना. यूज़ द फीडबैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉज. फिर उसके बाद उसकी फीडबैक लेना, जो हमने डिज़ाइन किया है वो ठीक है कि नहीं है और ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, इन सब चीज़ों का फीडबैक लेना. नाउ मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ MIS. 3 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं MIS के, दैट इज़ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम. मैनेजमेंट होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कि हम कैसे प्लान कर रहे हैं और कैसे हम उस प्लान को कंट्रोल कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन और डेटा में डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी होता है. डेटा होता है हमारा टोटल जो रिकॉर्ड्स हमारे स्टोर्ड हैं और प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, जो हमारे लिए
अभी ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन होती है। सिस्टम, इट इम्प्लाइज a systems approach to turn data into information and integrate all systems of a business, कि डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज कर रहे हैं और सारे बिजनेस के सिस्टम्स को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो सिस्टम होता है। देयर आर 3 key elements in any information flow: टाइमिंग, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड नेचर ऑफ डिफेक्ट्स। इंफॉर्मेशन फ्लो में 3 की एलिमेंट्स होते हैं। पहला है टाइमिंग, यानी कि किस टाइम पे कौन सा इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है और कौन सी एक्यूरेट नहीं है। एंड नेचर ऑफ डिफेक्ट्स, कि डिफेक्ट्स का नेचर क्या क्या है, कहाँ कैसे कॉज हुए हैं और क्या उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं। नाउ डिज़ाइन कंसिडरेशंस इन डिज़ाइनिंग MIS। MIS को डिज़ाइन करते हुए हमें क्या क्या डिज़ाइन कंसिडरेशंस माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट इज MIS शुड बी लिंक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जो हमारे 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन सब से लिंक्ड होना चाहिए MIS। MIS शुड हाईलाइट क्रिटिकल इंडिकेटर्स। जो हमारे बिजनेस के क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। MIS शुड रिपोर्ट बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल और बिजनेस की फिजिकल इंफॉर्मेशन सारी MIS में स्टोर्ड होनी चाहिए। इट शुड हाईलाइट वेरियस वेरिएशंस इन एक्चुअल एंड प्लान्ड इन परफॉर्मेंस। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है और जो हमने पहले से प्लान की थी उनमें क्या वेरिएशंस है, MIS के थ्रू हमें ये पता चलना चाहिए। द अल्टीमेट एम ऑफ MIS इज टू मोटिवेट मैनेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट्स, ताकि मैनेजर्स मोटिवेट हो सके और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, ताकि बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो ये अल्टीमेट एम होता है MIS का। हेंस MIS शुड हाईलाइट वेरिएशंस इन एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। नाउ MIS एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज TKM। MIS और TKM एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। While MIS may largely be based on structured knowledge in designing KPS for management control, an effort is made to integrate the tacit knowledge with explicit knowledge. MIS जो है वो structured knowledge पे ज़्यादातर based होता है। तो जब हम knowledge based systems को डिज़ाइन करते हैं for management control, an effort is made to integrate the tacit knowledge को हम explicit knowledge से कैसे integrate करते हैं, ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स हमें बताते हैं। जब हम डिज़ाइन करेंगे नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स उस तब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कैसे नॉलेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। TKM implies using the explicit and tacit knowledge to gain competitive advantage। तो टोटल नॉलेज मैनेजमेंट इसीलिए होता है ताकि हम एक्सप्लिसिट और टेसिट नॉलेज से कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हैं, कैसे हमारा बिजनेस दूसरे कंपेटिटर्स के साथ अगर हम डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है, कैसे हमें एडवांटेज मिल रही है हमारे बिजनेस से। MIS इज यूजफुल एज अ टूल फॉर इंटीग्रेटिंग द एक्सप्लिसिट एंड टेसिट नॉलेज। तो इसलिए हम MIS यूज़ करते हैं ताकि हम नॉलेज के डिफरेंट सेगमेंट्स को इंटीग्रेट कर सकें। देयरइन लाइज इट्स इम्पॉर्टेंस एज अ टोटल मैनेजमेंट टूल। नाउ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। The basic idea of studying behavioral aspect in the context of management control systems is to create conditions for ensuring goal congruence between individual goals and organizational goals। तो हम behavioral aspects, क्योंकि हमारा जो पूरी कंपनी है वो people पे ही based होती है कि कैसे हमारे employees काम कर रहे हैं और कैसे हमारा business managers उसे handle कर रहे हैं, तो इसलिए behavioral study करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो द बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट कंडीशंस ताकि ये इंश्योर हो सके कि गोल कॉन्ग्रुएंस है इंडिविजुअल गोल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में। इंडिविजुअल गोल्स यानी कि एम्प्लॉयज़ के अपने जो गोल्स हैं और एक एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नाउ this is the diagram for goal congruence for high organizational achievement। now first diagram में आप देख सकते हैं no positive organizational achievement, क्योंकि goal of employees और goal of management बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसलिए
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉसेस में है, कोई पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल अकम्पलिशमेंट नहीं है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखें तो लिटिल ऑर्गेनाइजेशनल अकम्पलिशमेंट, गोल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में गोल्स हैं, गोल्स ऑफ मैनेजमेंट अलग हैं, गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग हैं। और अगर इसमें थर्ड डायग्राम आप देखें तो हाई ऑर्गेनाइजेशनल अकम्पलिशमेंट, क्योंकि गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो डिग्री ऑफ अटेनमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव है, इसलिए देयर इज अ कन्वर्जेंस इन गोल्स लीडिंग टू गोल कॉन्ग्रुएंस। नाउ द डायग्राम इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। फर्स्ट, देयर इज एन ऑपोजिशन बिटवीन द गोल्स ऑफ मैनेजमेंट and employees and organization leading to no positive organizational accomplishment। तो फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो उसमें बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में है दोनों, तो इसलिए कोई पॉजिटिव अचीवमेंट नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड, देयर इज अ वाइड गल्फ डाइवर्जेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू लिटिल ऑर्गेनाइजेशनल अकम्पलिशमेंट। सेकेंड में डाइवर्जेंस है, लेकिन फिर भी हम गोल जो है वो अचीव हो पा रहे हैं। एंड थर्ड, देयर इज कन्वर्जेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अ लीडिंग टू हाई ऑर्गेनाइजेशनल अकम्पलिशमेंट। नाउ द बिहेवियरल डायमेंशन डील्स विद इश्यूज लाइक लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मैनेजरियल स्टाइल्स, conflict and cooperation, organization culture and empowerment, ethics, creativity and self development and socio cultural influences। तो ये सारे जो behavioral dimensions हैं ये issues में डील करते हैं। जब हम behavioral aspects की स्टडी करते हैं तो ये सारे issues माइंड में रख के करते हैं। लीडरशिप में देखते हैं कि एक मैनेजर जो है वो उसका स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उन्हें लीड कर पा रहा है कि नहीं। कम्युनिकेशन, कि एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन क्या है, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। थर्ड इज़ मोटिवेशन, कि बिजनेस से उन्हें कैसे मोटिवेशन मिल रही है, मैनेजर उन्हें कैसे मोटिवेट कर रहा है, जैसे कि कंपनसेशंस देके, इंसेंटिव्स देके या रिवॉर्ड्स देके। मैनेजरियल स्टाइल्स, कि अलग अलग मैनेजर्स का अलग अलग मैनेजरियल स्टाइल होता है, तो कौन सा बेस्ट है और किस में फ्लॉज हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है और कुछ एम्प्लॉयज़ कॉपरेटिव भी होते हैं, तो ये भी बिहेवियरल एस्पेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एम्पावरमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है और कैसे हम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उस कल्चर को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। एथिक्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, और इंडिविजुअल की क्या एथिक्स हैं। क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, कि एम्प्लॉयज़ कितने इनोवेटिव हैं, कैसे वो अपनी क्रिएटिविटी से बिजनेस को प्रॉफिट दे रहे हैं। एंड सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर इंटरपर्सनल स्किल्स, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम देखें तो एक्चुअल में 3 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक है थ्योरी एक्स, सेकेंड इज थ्योरी वाई एंड थर्ड इज थ्योरी जेड। थ्योरी एक्स में मैन जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बीस्ट एंड इविल इज मैन्स इनहेरेंट नेचर, यानी कि बिल्कुल ही अलग टाइप का है, नेगेटिव साइड इसमें ज़्यादा है मैन की। बायोलॉजी ड्राइव्स मैन, फोर्स मोटिवेट्स मैन एंड कंपटीशन इज मैन्स बेसिक मोड ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि इट इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ नेचर। इंडिविजुअल इज मैन्स सोशल यूनिट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि वो सॉलिटेयर में रहना ज़्यादा पसंद करता है। एंड पेसिमिस्टिक उसके व्यूज़ होते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं मैन में। थ्योरी वाई वाले जो पीपल होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बीइंग। गुड इज मैन्स इनहेरेंट नेचर, दैट इज दे आर वेरी पॉजिटिव। ह्यूमनिज्म ड्राइव्स मैन, कि ह्यूमैनिटी के तरफ ज़्यादा झुके होते हैं। वॉलंटरी कॉपरेशन मोटिवेट्स मैन, कॉपरेशन इज मैन्स बेसिक मोड ऑफ इंटरैक्शन, कॉपरेटिव होते हैं। ग्रुप इज मैन्स सोशल यूनिट ऑफ इम्पोर्टेंस, ग्रुपिज्म में काम करना उन्हें पसंद है, इंडिविजुअली काम करना पसंद नहीं है। एंड ऑप्टिमिज्म, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स बेस्ट डिस्क्राइब मैन्स व्यू ऑफ नेचर। देन थ्योरी जेड, थ्योरी जेड वाले जो होते हैं वो
थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बीच में होते हैं, यानी कि पीपल हैव विल्स, अपनी विल्स होती हैं. पीपल आर ओपन टू गुड एंड ईविल, ईविल साइड भी होती है और गुड साइड भी होती है. सिचुएशंस ड्राइव पीपल, जैसे जैसे सिचुएशन आती है वो उस तरीके से एक्ट करते हैं. एंड रीजन मोटिवेट्स पीपल, कि क्या रीजन है, किस बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, उससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है. इंटरडिपेंडेंस इज पीपल्स बेसिक मोड ऑफ इंटरैक्शन. Interaction is people's social unit of importance, and objective best describes people's view of mankind. That's all for this session. Thank you and have a nice day.